तो भाई देखो, मैच देखने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है दोनों टीमें इंडिया और बांग्लादेश सलमान भाई को डिजर्व करती है। बांग्लादेश ने जो अपनी पैशनेट परफॉर्मेंस देके इंडिया की टीम को हराया है ना, तो ये भाई के साथ एक तगड़ी सी इफ्तार पार्टी डिजर्व करते हैं, फुल बढ़िया खाना पीना। और ये हमारे लड़कों ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, ये भाई के साथ उनके फार्म हाउस पे जाना डिजर्व करते हैं। जब तक भाई फार्म हाउस पे जाके इनको तगड़े वाली घुड़सवारी नहीं सिखाएंगे ना, और शेरा को बोल के इनके पिछवाड़े पे 4 बेल्टें नहीं पड़वाएंगे, तब तक इन्हें पता नहीं चलेगा देश के लिए खेलना किसे कहते हैं, इस बैच के लिए खेलना किसे कहते हैं, और मेहनत करना किसे कहते हैं। अबे भाई, मुझे कसम से बता रहा हूं, मुझे रायन विलियम्स का मैं सोच के मेरे को हंसी आ रही कि वो बंदा डिप्रेशन में चला गया होगा इनकी परफॉर्मेंस को देख के, और वो इन्हें देख के ना ये बोल रहा होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे मेरे घर जाना है। भाई उस बंदे की लिटरली ऐसी हालत हो गई होगी इनकी परफॉर्मेंस को देख के। अब वो डाउट करने लग गया होगा कि मैंने कहीं डिसीजन गलत तो नहीं ले दिया इनके साथ, इनकी टीम को हेल्प करवाने का, क्योंकि ये खुद की हेल्प नहीं कर पा रहे हैं तो मैं कैसे इनकी हेल्प करूंगा भाई। तो भी करते हैं सारी चीजों के ऊपर डिटेल में बात, लेकिन सबसे पहले भाई कमेंट सेक्शन के अंदर जितने भी इंडियन फुटबॉल फैन है और बांग्लादेश के फुटबॉल फैन है ना भाई, मैच के ऊपर अपने अपने थॉट शेयर कर दो। टीम की परफॉर्मेंस से तुम कितना खुश हो, क्या चीजें तुम्हें अपनी टीम के बारे में पॉजिटिव लगी, क्या चीजें नेगेटिव लगी, सारी चीजें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ में भाई तुम लोगों से रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। तुम लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो भाई बड़ा अच्छा लगता है दिल को, और सब्सक्राइब इसलिए भी कर लेना ताकि इंडियन फुटबॉल और साउथ एशियन फुटबॉल से रिलेटेड कंटेंट तुम सभी के पास आता रहे। ठीक है भाई, अभी देखो सबसे पहले बात करते हैं दोनों टीमों के ऊपर और इस मैच के बारे में। सबसे पहले भाई देखो, कुछ पॉजिटिव चीजों से स्टार्ट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव चीजें तो भाई फिलहाल बांग्लादेश के साथ ही जा रही है। तो देखो भाई, बांग्लादेश का सीन अभी ऐसा है, मैं ऐसा मानता हूं मैच की परफॉर्मेंस से पहले ना मैं एक चीज तो मैं बताना चाहता हूं। बांग्लादेश की टीम ने ना इस पूरे एशियन क्वालिफायर के अंदर जो परफॉर्मेंस दी है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा बेटर थी, ठीक है, या फिर बेटर है। और अब तुम यहां से ये सोचो, अगर टीम ने हांगकांग के साथ उस मैच को हारने की बजाय ड्रॉ खेल दिया होता, और सिंगापुर वाला मैच अगर वो लास्ट में पेनल्टी मिली होती और इन्होंने स्कोर करके वो मैच भी ड्रॉ कर दिया होता, तो भी बांग्लादेश की टीम ना भाई एशिया कप में क्वालिफाई लगभग करने की कगार पर खड़ी होती। लेकिन फिर भी इन सारी चीजों को भाई इन्हें एक पॉजिटिव वे में लेकर जाना चाहिए, क्योंकि काफी सारी चीजें इनके लिए इस एशियन क्वालिफायर में बहुत अच्छी हुई है। ऐसा नहीं हुआ कि टीम ने गोल्स खाए, अगर इन्होंने गोल्स खाए हैं तो इन्होंने आगे से स्कोर भी करे हैं भाई। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो हांगकांग वाला मैच था। लेकिन ये हम इस मैच के ऊपर भी बात कर लेते हैं, तो भाई बांग्लादेश की टीम ने लिटरली अपनी तरफ से एक तगड़ी पैशनेट परफॉर्मेंस दिखाई है। 22 साल के बाद इन्होंने इंडिया की टीम को फाइनली हरा दिया है। और इस परफॉर्मेंस के अंदर मैं ऐसा मानता हूं भाई, कहीं ना कहीं इनके कुछ प्लेयर्स हैं जिनका बहुत बड़ा हाथ है, और उसमें से सबसे बड़ा नाम भाई अगेन हमजा चौधरी का आता है। भाई उस प्लेयर ने जिस तरीके से मिडफील्ड को संभाला, जिस तरीके से डिफेंस लाइन को संभाला, ये सारी चीजें भाई पिच के ऊपर दिख रही थी। मतलब टीम का लिटरली जो पैशन था ना पिच के ऊपर, वो पता चल रहा था उनके माइंडसेट को देख के कि भाई ये लड़ने के लिए खेल रहे हैं, ये जीतने के लिए खेल रहे हैं। और एक सबसे तगड़ा भाई मैं शाउट आउट बांग्लादेश के जो क्राउड है ना, मैं इनको देना चाहता हूं, क्योंकि भाई इन्होंने जो 12th मैन वाला काम किया है ना, लिटरली भाई इन्होंने इंडिया की टीम के ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर बना दिया था। ठीक है, ये एक साइड थी अभी एक बांग्लादेश की जो मैं पॉजिटिव बात कर रहा था। अभी थोड़ा सा नेगेटिव चीजों की तरफ आ जाते हैं। तो अभी इंडिया से मैं स्टार्ट करता हूं, बांग्लादेश के ऊपर भी फिर मैं करता हूं बात। भाई देखो, इंडिया की टीम भाई सबसे पहले तो खाली जमील को पकड़ो भाई, कोई जाके उनसे कोई ये पूछो, ये जो मैच था भाई टीम ऑलरेडी बाहर हो चुकी है, ठीक है, तुम अंडर 23 के उन प्लेयर्स को लेकर गए हो जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स है इंडिया के, और अगर वो इस मैच को खेलते तो शायद रिजल्ट ये ना होता। तुमने उसके बाद क्या किया, तुमने भैया भेके को खिलाया, तुमने सुरेश सिंह को भी खिलाया, तुमने विक्रम प्रताप को भी खिलाया, तुमने रहीम अली को भी खिलाया, जबकि ये पता होते हुए इस मैच की इंपॉर्टेंस कोई इतनी ज्यादा थी नहीं, यहां पर तुम नए प्लेयर्स को भी टेस्ट कर सकते थे। और उसके बावजूद खालिद जमील ने भाई उन प्लेयर्स को खिलाया जो मेरी समझ से बाहर चला गया। चलो ये भी एक चीज साइड हटाओ, टीम ने जो गोल कंसीड किया भाई, लिटरली वो बांग्लादेश का विंगर जब बॉल लेके जा रहा था ना, उस एक प्लेयर के पीछे इंडिया के भाई साहब 3 डिफेंडर भाग रहे थे। 3 डिफेंडर एक प्लेयर के पीछे भाग रहे थे, सोचो। और उधर से दूसरे प्लेयर के ऊपर कोई मैन मार्किंग नहीं थी। और इनकी ये हरकत देख के ना मैं उस टाइम कसम से सोच रहा था कि भाई ये सही में प्रोफेशनल प्लेयर्स ही है ना, या किन्हीं नौसिखियों को भेज दिया पिच के ऊपर। मतलब एक विंगर के पीछे 3 बंदे भाग रहे हैं भाई साहब, वो कोई इधर चेक भी नहीं कर रहा कि इधर से कोई प्लेयर रन तो नहीं बना रहा, अगर बना रहा है तो मैं उसे मैन मार्क कर लूं। चलो इनको भी तुम साइड हटाओ,
3 प्लेयर को भी साइड हटाओ, मिडफील्ड से क्या किसी प्लेयर की उस रन बनाते हुए पर शेख मुरसालिन के ऊपर क्या नजर ही नहीं पड़ी भाई? मतलब ये सही में सोचने वाली बात है कि ये भाई साहब जो ये कर रहे हैं ना, लिटरली कभी कभी मेरे को ऐसे लगता है देख के कि इनके पास दिमाग है या नहीं है। अगर है तो उसको ये यूज क्यों नहीं कर रहे हैं पिच के ऊपर, या बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हैं। वो जो तरीका था गोल कंसीड करने का भाई साहब, मैंने कसम से मतलब क्या बोलूं भाई साहब मैं इसके ऊपर। ऐसा भी नहीं बोल सकता कि इनको एक्सपीरियंस नहीं है भाई साहब, इंटरनेशनल लेवल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, बेके पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई साहब। मैं मतलब सीरियसली एक पॉइंट पर आके ना मेरे को ऐसा लगता है इन प्लेयर्स को ना हमेशा के लिए टाटा बाय बाय कर देना चाहिए और इनको बोलना चाहिए भैया आज के बाद ना इस नेशनल टीम के अंदर कदम मत रखना। और भाई खाली जमीन लेना, मैं से पहले स्टेटमेंट दी थी कि मेरी नजरें प्लेयर्स के ऊपर है और मैं उन्हीं प्लेयर्स को खिलाऊंगा जो देश के लिए अपना 100% देंगे। ये भाई ये नजर गई है इनके ऊपर, ये इन्होंने प्लेयर देखे हैं जो देश के लिए 100% दे रहा है। अगर भाई साहब 100% इसे देना कहते हैं ना, तो एक बार मैं उन्हें देखना चाहूंगा जो 0% दे रहे हैं। मतलब भाई मेरी ना सारी चीजें समझ से बाहर चल रही है कि हमारी नेशनल टीम के अंदर चल क्या रहा है भाई। जो प्लेयर खेलना डिजर्व करते हैं वो खेल नहीं रहे हैं, ऊपर से ऐसा मैच जहां पर कुछ दाव पर लगा था नहीं, वहां पर भी भाई साहब ये उन्हीं प्लेयर्स को खिला रहे हैं जिन्हें हम पता नहीं पिछले 6-7 सालों से देखते आ रहे हैं। चलो इसको अब साइड हटाओ। बांग्लादेश की टीम की मेरे को एक चीज क्या लगी कि भाई टीम ना 60 मिनट तक तो सही आती है और 60 मिनट के बाद इनका स्टेमिना इतना डाउन जाना स्टार्ट होता है कि ये मजबूर हो जाते हैं भाई डिफेंडिंग करने पर, और वो डिफेंडिंग इनको फिर इतनी ज्यादा करनी पड़ती है कि उससे फिर भाई ये गोल कंसीड करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही सेम चीजें हमने हांगकांग के सामने भी देखी, हमने सिंगापुर के सामने भी देखी और आज ये इंडिया के सामने भी कर रहे थे। वो तो भाई हम सामने इंडिया के प्लेयर थे तो वो गोल स्कोर कर नहीं पाए, वरना लिटरली सेकंड हाफ के अंदर भाई इंडिया जिस तरीके से डोमिनेट कर रही थी, अटैक बना रही थी, उसका रीजन यही था कि सामने बांग्लादेश के प्लेयर्स ऐसा लग रहा था कि भाई स्टेमिना की कमी होती जा रही है और वो कहीं ना कहीं बस पार्क कर रहे हैं वो अपने गोल के सामने, और वो भी सिर्फ एक गोल की उसकी लीड के साथ। तो ये चीजें भाई कहीं ना कहीं खतरा बनती है टीमों के लिए। अब आ जाते हैं भाई दूसरी तरफ, मैं देखो बात करना चाहता हूं यहां पर कि भाई जो ये ओवरसीज प्लेयर है ना, इनका इंपैक्ट क्या है टीम्स के ऊपर, ठीक है, और वो इस मैच से रिलेटेड ही है भाई। अभी मतलब देखो रिसेंट में हमारे जो ये मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर जी, इन्होंने भाई एक ट्वीट डाला, वहां पर ये बोल रहे हैं कि भले ही ओवरसीज प्लेयर को ना बुलाओ, अपने जो हमारे प्लेयर्स हैं होम ग्राउंड, इनको इस तरीके से तुम डेवलप करो, नर्चर करो कि ये टीम्स को फायदा दे। तो भाई बाकी तो तुम बात साइड हटाओ, मेरा तो स्टार्टिंग के लाइन पर ही दिमाग अटक चुका है। हमने कौन से ओवरसीज प्लेयर बुलाए हैं भाई? पहले तो ये बता दो मेरे को, हमने ओवरसीज प्लेयर कौन से बुलाए हैं? अगर ये रायन विलियम्स को ओवरसीज प्लेयर बोल रहे हैं तो भैया उसे हमने नहीं बुलाया है, उस जनाब ने खुद अपना पासपोर्ट छोड़ा है इंडिया आके खेलने के लिए। वो तो उनकी मेहरबानी है भाई जो उन्होंने इतना सोच लिया, वरना बाकी के जो प्लेयर्स हैं वो कभी नहीं करेंगे। और ये जो तुम रोल कर रहे हो OCAPIO, ये मेरे को नहीं लगता भाई जिस तरीके से तुम्हारे हालात चल रहे हैं ये कभी आने वाला है, ठीक है। और बात रही ओवरसीज प्लेयर के इम्पैक्ट की ना, तो ये अब तुम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस से अंदाजा लगा लो। जो उन्होंने क्वालिफायर्स के अंदर परफॉर्मेंस दी है ना, अगर कुछ जगहों पर इन्होंने मैच्योरिटी दिखाई होती, कुछ जगहों पर लक ने इनका साथ दिया होता, रिजल्ट इनके फेवर में गए होते ना, तो इस समय ये एशिया कप में क्वालिफाई लगभग करने वाले होते, ठीक है। ये इंपैक्ट पड़ता है। हमजा चौधरी ने जो इंपैक्ट डाला है ना टीम में आके, टीम का मोरल बूस्ट किया, टीम का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया। हमजा चौधरी ने भाई लिटरली मतलब अकेले ने पूरी टीम को संभाला, आप ऐसा कह सकते हो। गोल उसने स्कोर करे, मिडफील्ड उसने संभाली, डिफेंस उसने संभाला, और उस बंदे के इंपैक्ट से पूरी बांग्लादेश की टीम का जो ऐसे कॉन्फिडेंस ऊपर उठा है ना, ये चीजें करते हैं ओवरसीज प्लेयर आके, हमजा चौधरी, शोबे शोम या और भी बाकी प्लेयर है। और अब बात रही इंडिया की टीम की, तो भाई देखो तुम प्लेयर्स डेवलप कर रहे हो, करते रहो, वो बहुत अच्छी चीज है क्योंकि लॉन्ग टर्म में बेनिफिट वही देगी। लेकिन अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म सक्सेस चाहिए, क्योंकि रिजल्ट चाहिए, क्योंकि हमें अभी वही चाहिए भाई सीनियर टीम के अंदर, तो तुम्हें ओवरसीज प्लेयर ऐसे ना तैसे करके बुलाने ही बुलाने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। या तो तुम इतना जिगरा रखो कि अंडर 23 की टीम को तुम सीनियर लेवल पे खिलाना स्टार्ट कर दो। अगर ये कर सकते हो तो भाई फिर तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगले आने वाले 2 साल में हमारे पास कुछ है नहीं करने के लिए, और ऊपर से वैसे एशियन गेम्स आ रहे हैं। अगर तुम ये कर सकते हो तो कर लो, अगर नहीं कर सकते तो ओवरसीज प्लेयर के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। और जो ये जितने आके बोल रहे हैं ना कि ओवरसीज प्लेयर से क्या होगा, ये होगा वो होगा, तो तुम्हें कहीं बाहर देखने की भी जरूरत नहीं है। तुम अपने सामने बांग्लादेश को ही देख लो भाई, उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, एक अकेले हमजा चौधरी जो इम्पैक्ट डाला है, वही इम्पैक्ट भाई ओवरसीज प्लेयर डालते हैं आके। और ये चीज जितनी जल्दी ये इंडिया का फेडरेशन और इंडिया के मिनिस्टर्स अपने दिमाग में घुसा लेंगे ना,
तो ही इंडिया की टीम सीनियर लेवल पे अभी फिलहाल कुछ कर पाएगी, वरना जो ये तुम प्लेयर खिला रहे हो बार बार, इनकी बस की बात नहीं है। इनको भैया तुम्हें टाटा बाय बाय करके वापस इनके घर भेज देना चाहिए। और अब देखो यार, यहां से बात रहेगी इंडिया और बांग्लादेश की टीम अब आगे क्या करने वाली है। यहां से अब उनका आगे का प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, क्योंकि जो अगली विंडो आ रही है वो मार्च में है, ठीक है, उसमें भी टाइम है। दोनों इंडिया और बांग्लादेश की टीमों का अगला अगला मैच है भाई, मतलब 3 महीने बाद है। अब तब तक क्या करेंगे, या फिर अब आगे की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, क्योंकि टीमें भाई अब अगले 2 साल के लिए खाली हैं बिल्कुल। एशिया कप में हम जा नहीं रहे हैं, वर्ल्ड कप की जो साइकिल है वो भी बाद में स्टार्ट होगी, ठीक है। तो अब भाई देखो, तुम्हें यहां से करना ये चाहिए, जो अंडर 23 की टीम्स है ना दोनों देशों की, इनको तुम्हें हर विंडो के अंदर मैचेस देने हैं भाई, क्योंकि फ्यूचर यही है। ये जो भी करंट प्लेयर्स कर रहे हैं, जितनी इनकी कैपेसिटी आई उस हिसाब से ही कर रहे हैं और उस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन अगर फ्यूचर का सोचना है तो अंडर 23 टीम हो गई, अंडर 20 की टीम हो गई, इनको तुम्हें रेगुलर बेसिस पर मैचेस देने स्टार्ट करने पड़ेंगे। अगर तुम इन्हें रेगुलर बेसिस पर हर विंडो के अंदर मैचेस नहीं दोगे तो मेरे को ऐसा लगता नहीं है भाई फ्यूचर में हमारी टीम्स का ही फिर जाने वाली है, ठीक है। तो लिटरली अभी का सॉल्यूशन यही है भाई, अगले आने वाले 2 साल बिल्कुल हमारे पास खाली हैं। उन 2 सालों को तुम्हें जितना बेस्ट पॉसिबल वे में यूज तुम कर सकते हो तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो जितनी हालत अभी इंडिया की स्पेशली खराब चल रही है, ये फिर और ज़्यादा खराब हो जाएगी। और जब ये और ज़्यादा खराब हो जाएगी तो भाई फिर हैरान मत होना, क्योंकि जिस हिसाब से इनके हालात चल रहे हैं, इंडियन सुपर लीग स्टार्ट नहीं हो रही है, सीनियर टीम की तो भैया हालत ही खराब होती जा रही है। बस एक अंडर 23 टीम ने थोड़ा बहुत बचा रखा है और उन्हीं से उम्मीद है, और वही हमारा फ्यूचर है। अगर उन्हें तुम मैचेस दोगे तो इंडिया की टीम बनी रहेगी, वरना अगर तुम साइडलाइन कर दोगे ना तो इंडिया की टीम की भैया फिर अगले आने वाले टाइम में हालत और ज्यादा खराब होने वाली है। तो ठीक है भाई, आज की वीडियो में बस इतना ही। तुम लोगों के क्या थॉट्स है, जितने भी इंडिया के फैंस है या फिर बांग्लादेश के फैन है भाई, वो मैच के ऊपर क्या कहना चाहेंगे, मैच के ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स है, टीम की परफॉर्मेंस तुम्हें कैसी लगी, क्या चीजें पॉजिटिव थी, क्या चीजें नेगेटिव थी, सारी चीजें भाई कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ भाई तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियोस तुम लोगों के पास आती रहे। तब तक मिलता है अगली वीडियो में अगली कहानी के साथ। जय हिंद।